दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 8, जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। और आज के इस भाग में हम बात करेंगे, इस अध्याय का एक परिचय लेंगे हम लोग, और इसमें हम इसकी पृष्ठभूमि और इसकी निरंतरता की बात हम करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर इस अध्याय का जो नाम रखा गया है संस्कृतियों का टकराव, वो आखिर इस तरह का नाम क्यों है। देखिए, संस्कृतियों का टकराव से हमारा यहाँ पर मतलब है कि यहाँ किन्हीं दो संस्कृतियों का टकराव हो रहा है। और दोस्तों, ये दो संस्कृतियां कौन कौन सी है ये समझ लीजिए। आपको पूरा अध्याय जब पढ़ना है तो उसमें ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि संस्कृतियां कौन कौन सी है। एक तो यूरोपीय देश है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है वो दक्षिण जो अमेरिका महाद्वीप है, यानी दोनों अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे हम, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके अलावा जो कैरिबियन द्वीप समूह है वो भी अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं। तो जो अमेरिका की जो मूल संस्कृतियां थी और सभ्यताएं थी, उनका जो यूरोपीय देशों से टकराव हुआ उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे यहाँ हम। और ये टकराव क्यों हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी है वो एक तरह से भौगोलिक खोजों की शताब्दी मानी जाती है। और जब यूरोप के जो देश थे, विशेषकर स्पेन और जो पुर्तगाल थे, वो जब यहाँ गए और यहाँ उन्होंने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया, तो इन दोनों संस्कृतियों के बीच टकराव हुए और इस टकराव के जो परिणाम निकले उसका पूरा अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो ये इस तरह से क्या था, दो संस्कृतियों के बीच टकराव की बात हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे, इस भाग का नाम है जैसे पृष्ठभूमि एवं निरंतरता। दोस्तों, ये जो इकाई हम पढ़ रहे हैं, पहले हम निरंतरता की बात कर लेते हैं कि दोस्तों ये जो एक इकाई है, एक अनुभाग है हमारा इकाई 3, जिसमें हम मुख्य रूप से 3 अध्यायों को शामिल कर रहे हैं। अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8, इनको हम एक इकाई के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता है, जब हमने ये इकाई की शुरुआत की थी तो उस समय हमने आपको बताया था कि इस पूरी इकाई का नाम बदलती हुई परंपराएं नाम रखा गया है। बदलती हुई परंपराओं का मतलब ये था कि इन अध्यायों में हम मुख्य रूप से मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल की शुरुआत तक का जो समय है उसके बीच जो परिवर्तन हुए हैं, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिन्होंने हमें एक आहट दी है, एक निरंतरता प्रस्तुत की है हमारे सामने कि जो मध्यकाल को आधुनिक काल से जोड़ रहे हैं। तो वो कौन कौन सी बदलती हुई परंपराएं थी, उनका अध्ययन हमने इसमें किया है। सबसे पहले हमने जब अध्याय 6 पढ़ा था तो आपको पता है हमने उसमें पढ़ा था विशेषकर मध्यकालीन यूरोप के बारे में हमने उसमें अध्ययन किया था। और हमने देखा था कि किस प्रकार जब प्राचीन रोमन साम्राज्य की विघटन हो जाता है, वो जब प्राचीन रोमन साम्राज्य समाप्त हो जाता है तो यूरोप के अंदर अनेक छोटी छोटी राजनीतिक सत्ताएं उभर कर सामने आती है और इन सत्ताओं में आपस में संघर्ष होता है। और ये जो संघर्ष था उनका, वो मुख्य रूप से भूमि पर नियंत्रण को लेकर उनका संघर्ष शुरू होता है। और भूमि पर नियंत्रण करने की जो प्रथा चल पड़ती है और उसी को लेकर सभी जितनी भी शक्तियां थी उस समय की वो आपस में लड़ती है। छोटे छोटे राज्य हमारे सामने आते हैं। और मध्यकालीन यूरोप की इसी वजह से मध्यकालीन यूरोप की सबसे सर्वप्रमुख जो विशेषता मानी जाती है सामंतवाद, वो हम 6ठे अध्याय में उसका अध्ययन हमने किया था। क्योंकि जो सामंतवाद है वो मुख्य रूप से भूमि के नियंत्रण को लेकर एक व्यवस्था थी। और मध्यकालीन यूरोप की राजनीति की बात करें, समाज की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जो आपसी संबंध थे वहां पर, वो जो संबंध समाज के संबंध थे, वो राजनीति के जो संबंध थे, वो सामंतवादी संबंध थे। और हमने उस अध्याय में ये भी देखा था कि किस प्रकार 3 वर्ग जो थे, एक तो पादरी वर्ग था, दूसरा अभिजात वर्ग था और तीसरा जो कृषक वर्ग था, उन तीनों के जो आपसी संबंध थे उनकी वजह से पूरे जो यूरोप का इतिहास है वो किस प्रकार से गढ़ा गया था। और इसके बाद हमने देखा था कि आखिर वो कौन कौन से परिवर्तन आए जिनसे कि जो सामंतवाद था उसके अंत का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो सामंतवाद के अंत की हमने बात की थी। और जैसे ही सामंतवाद के अंत की बात हुई थी तो हमने देखा था कि नगरों का विकास हुआ था और व्यापार व्यवसाय का विकास हुआ था, भौगोलिक खोजें हुई थी, वैज्ञानिक सोच लोगों में आई थी। इन सब की वजह से विशेषकर फिर इन सब की वजह से हमने देखा कि एक पुनर्जागरण का एक युग आया था, जिसका अध्ययन हमने अध्याय 7 में किया था। तो वो जो परिवर्तन हम देख रहे हैं कि 6ठे अध्याय में हमने देखे थे, सामंतवाद के पतन के लिए जिम्मेदार थे, वही कारण, उन्हीं कारणों से हम आगे जाके देखते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण आता है, जो विशेषकर 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच बने ऐसे कारण हुए थे, जिनको हमने सांस्कृतिक बदलावों का नाम दिया था। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में जो बदलाव हुए थे, जिनमें हम मुख्य रूप से कला के क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, धर्म के क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, उनमें जो बड़े बदलाव आए थे उनको हमने सांस्कृतिक बदलाव नाम दिया था। और फिर हम आज का जो अध्याय हम शुरू करेंगे उससे किस तरह से ये जो बदलाव आए थे,
ये जो सांस्कृतिक बदलाव हुए यूरोप में, इन्हीं बदलावों ने एक तरह से ये जो पृष्ठभूमि तैयार की कि भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया था दोस्तों। तो उस समय जो वैज्ञानिक उन्नति हुई थी उससे काफ़ी चीज़ें को हम देख रहे हैं कि दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो गया था, बड़े बड़े जहाज बनाए जाने लगे थे। तो ये जो वजह थी, एक इसकी वजह ये भी थी कि जो कुस्तुनतुनिया था उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, उसकी वजह से। तो काफ़ी ऐसे कारण थे जिनकी वजह से हम देखते हैं कि भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिलता है और जो यूरोप के देश हैं वो मुख्य रूप से विभिन्न महादेशों की या महाद्वीपों की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी क्रम में जब वो विभिन्न महाद्वीपों पर पहुंचते हैं, उनकी ज़मीन पर पांव रखते हैं, तो वहाँ पर जो संस्कृतियाँ थी उनसे उनका टकराव शुरू हो जाता है। तो इन्हीं टकरावों की आपसी कहानी, तो इस प्रकार हमने आपको अध्याय 6, 7 और 8 को एक निरंतरता प्रस्तुत की है। क्योंकि दोस्तों पता है कि जो इतिहास है उसमें आप किसी चीज़ को बीच में से उठाकर नहीं पढ़ सकते, किसी एक कालखंड का अध्ययन हम अलग से नहीं कर सकते हैं। वो एक निरंतरता उसमें आवश्यक होती है, वो एक बहती हुई नदी के समान होता है, उस तरह से हमें उसका अध्ययन करना पड़ता है। और जब तक हम उसे निरंतरता का पता नहीं हो, तो जब तक हमें पुरानी घटनाओं का अध्ययन जब तक हम नहीं कर लेते हैं, तो हम आगे की घटनाओं का अध्ययन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज के इस भाग का नाम हमने निरंतरता, पृष्ठभूमि और निरंतरता रखा है। तो ये तो बात हो गई इस अध्याय की निरंतरता की। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस अध्याय की पृष्ठभूमि की, कि आखिर ये पृष्ठभूमि है क्या। ये जो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें किस पृष्ठभूमि पर हम अध्ययन करेंगे, उसकी बैकग्राउंड में, उसके आधार में कौन सी घटनाएं हैं जिनकी वजह से ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं, या फिर जिनकी वजह से ये सांस्कृतिक टकराव होते हैं। दोस्तों अभी हमने बताया कि 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी का जो दौर है वो भौगोलिक खोजों का दौर माना जाता है। और ये भी याद रखिए कि जो भौगोलिक खोजों का जो दौर है उसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या उन कारणों में से एक था जिन्होंने हमें आधुनिक काल की ओर जो घटनाएं हमें ले जाती है। तो आधुनिक काल जिन कारणों से आया, या जिन घटनाओं की वजह से आधुनिक काल की आहट हमें सुनाई देती है, उनमें से एक है ये जो संस्कृतियों का टकराव है, या फिर यूँ कह सकते हैं भौगोलिक जो खोजें हैं वो एक प्रमुख कारण है। तो 15वीं से 17वीं शताब्दी तक जो भौगोलिक खोजें हुई थी उनकी वजह से हम देखते हैं कि इस वजह से जो यूरोपीय देश थे, मुख्य रूप से इन भौगोलिक खोजों की जो शुरुआत है हम यूरोप में होते हुए देखते हैं। हालांकि और भी जो देश थे जिनकी हम बात करें, एशिया की या अफ्रीका की हम बात करें, तो इनके नाविक भी कई बार अलग कई महादेशों में जाते रहते थे। लेकिन जितने बड़े स्तर पर यूरोपीय देशों ने ये खोजें शुरू की, शायद उतने बड़े स्तर पर बाकी महाद्वीप के जो देश थे उन्होंने ये खोजें उतने बड़े स्तर पर शुरू नहीं की, या फिर उतना अधिक इन्होंने प्रभावित नहीं किया था। तो इनकी यहाँ हम फिलहाल हम बात करें कि अध्याय जो 8 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। उसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे कि किस प्रकार यूरोप के देशों ने जब भौगोलिक खोजों के लिए वो प्रेरित हुए, और जब वो निकले भौगोलिक खोज करने के लिए, तो वो पहुंचे कहाँ, अटलांटिक महासागर के पार पहुंचे, जिन्हें हम कहते हैं उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो कहानी, वहां पर वो जब जाते हैं तो उनका जो संघर्ष शुरू होता है उनसे, उसका अध्याय में इसमें अध्ययन किया जाएगा। और ये जो शुरुआत है, इस बात में हम देखेंगे कि यहाँ जो पूरा नेतृत्व किया है, इन भौगोलिक खोजों का जो नेतृत्व करने वाले देश हैं वो है स्पेन और पुर्तगाल। इन दो देशों ने सबसे पहले भौगोलिक खोजों की शुरुआत की थी, और बाद में जो देश आए थे इसके पीछे, उनमें हम बात करें इंग्लैंड की, अगर हम बात करें उसमें जर्मनी की, फ्रांस की, हॉलैंड की, तो वो बाकी देश उस दौड़ में बाद में आए थे। लेकिन यहाँ पूरा जो हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित रहेगा स्पेन और पुर्तगाल के जो अभियान थे अमेरिका महाद्वीप पर, उसका हम अध्ययन यहाँ करने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि किस प्रकार इन अभियानों की शुरुआत, इनके उद्देश्य क्या थे। आखिर इन अभियानों के जो उद्देश्य था मुख्य रूप से वो दो उद्देश्य हम मान सकते हैं। एक तो व्यावसायिक उद्देश्य था, मूल रूप से इन देशों का जो उद्देश्य था व्यावसायिक था, क्योंकि ये जो देश थे विभिन्न महाद्वीपों में ये जाते थे, इसकी वजह थी व्यापारिक उद्देश्य, यानी वहाँ से मसाले प्राप्त करना चाहते थे वो, और वहाँ से सोना और चांदी जो थे वो प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि यूरोप जो था वो एक आर्थिक उन्नति के दौर से गुजर रहा था, और उसके लिए मुद्रा अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था कि चांदी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आवश्यक थी। और ये जो चांदी की खोज थी वो यहाँ हम देखते हैं कि जो चांदी का एक बड़ा जो इनको भंडार मिलता है उत्तरी दक्षिण अमेरिका के अंदर, तो वहाँ वो खोज इसी वजह से होती है, हमें दिखाई देती है। इसके अलावा एक धार्मिक कारण ये भी था कि ये जो लोग थे ईसाई धर्म का जो, क्योंकि ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी हम देखते हैं कि ईसाई धर्म जो है बना रहता है, उसका प्रचार प्रसार होता है। कई झंझावातों के बावजूद भी ईसाई धर्म एक प्रमुख धर्म बना होता है यूरोप का। हालांकि पुनर्जागरण का दौर भी आता है, उसमें विभाजन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के बावजूद भी यूरोप का एक प्रमुख धर्म था ईसाई। और जो नए राजा बने थे उन राजाओं ने
ईसाई धर्म को प्रश्रय देने के लिए जो दूसरे देश थे वहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई दूत भेजे थे, कई अभियान भेजे थे। तो एक दो प्रमुख कारण हम देखेंगे इस पूरे अध्याय में। एक तो व्यावसायिक कारण थे, यानी सोना चांदी और मसालों की प्राप्ति के लिए, और एक कारण था मुख्य रूप से कि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो दो प्रमुख कारणों की वजह से वहाँ पर होता है। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो शुरुआत है इस पूरी कहानी में क्रिस्टोफर कोलंबस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इस पूरे अध्याय में क्रिस्टोफर कोलंबस वो व्यक्ति हैं जो एक तरह से मान सकते हैं कि युगांतरकारी एक तरह से नायक माने जा सकते हैं, युगांतकारी एक तरह से मान सकते हैं कि वो एक नाविक हैं जिन्होंने सबसे पहले इस नई दुनिया की खोज की। हालांकि क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन जब उन्हें रास्ते में जो ये द्वीप मिला, जो महाद्वीप मिला था, उसकी खोज उन्होंने की, जो बाद में जाके पता चला कि वो भारत नहीं बल्कि नई दुनिया है, यानी कि वो अमेरिका महाद्वीप है। तो वहाँ क्रिस्टोफर कोलंबस की पूरी कहानी का अध्ययन हम इसमें करेंगे कि इस प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन द्वारा प्रायोजित एक अभियान लेके गए और वहाँ स्पेन के साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की थी। बाद में और भी कई नायक भेजे गए, जैसे स्पेन ने कई और नायक भेजे थे और पुर्तगाल ने भी अपने कई सेनापति वहाँ पर भेजे थे इन महाद्वीपों पर अधिकार करने के लिए, विशेषकर उन महाद्वीपों में अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने कई अधिकारी वहाँ पर भेजे थे। फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार वो एक दौर था, वो जो 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी का जो दौर है, विशेषकर 15वीं शताब्दी के अंत में हम देखते हैं। और 1493 ईस्वी की अगर हम बात करें, 1493 ईस्वी में हम बात करें तो जो पोप थे, जो ईसाई धर्म जगत के जो प्रमुख हुआ करते थे, पोप ने एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाया था उस जमाने में। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि पोप ने पूरी उस लाइन के माध्यम से, जो उन्होंने लाइन बनाई थी, उस माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया था, एक तो पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध, जिसमें कि पूर्वी गोलार्ध पर उन्होंने पूरी तरह से पुर्तगाल का अधिकार मान लिया था, जबकि पश्चिमी जो गोलार्ध थे उन पर उन्होंने स्पेन का अधिकार मान लिया था। यानी कहने का मतलब था कि पोप ने ये जो लाइन ऑफ डिमार्केशन का जो समझौता किया था स्पेन और पुर्तगाल के साथ, उसके तहत उन्होंने कहा कि भविष्य में आप जो भी भूमि खोजेंगे, जो भी महादेश या कोई भी नया देश खोजेंगे, उस पर आपका अधिकार होगा। और इस तरह से उन्होंने दो हिस्सों में पूरी दुनिया को बांट दिया। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड है और फ्रांस है और हॉलैंड है, वो इस बात का विरोध करते हैं और वो भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। और बाद में वो कुल मिला के स्पेन और पुर्तगाल काफ़ी पीछे इस दौड़ में रह जाते हैं, वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि किस प्रकार पूरी दुनिया को वो बांट लेते हैं। और फिर जब ये अभियान होते हैं, ये अभियान जो होते हैं, ये मुख्य रूप से हम देखेंगे कि मध्य अमेरिका महाद्वीप में अभियान है, जिसमें मैक्सिको की खाड़ी की हम बात करें, मैक्सिको वाला जो हिस्सा है वहाँ अभियान होते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील के वनों में जो जातियाँ रहती थी उनके साथ उनका संघर्ष होता है। इसके अलावा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो पेरू जो देश है, वहाँ इनका जो सभ्यता है, उनसे उनके संघर्ष हमें होते हुए दिखाई देते। तो इस पूरी पृष्ठभूमि में इन चीज़ों का हम अध्ययन, और जब हम देखेंगे कि किस प्रकार इन महाद्वीपों की खोज ने जो अफ्रीका महाद्वीप था उसको भी प्रभावित किया था, क्योंकि जो इन महाद्वीपों में जो मिलने वाला सोना और जो चांदी थे, उसकी खानों में काम करने के लिए इन यूरोपीय देशों को, यानी स्पेन और पुर्तगाल को बहुत सारे मजदूर चाहिए थे, कोई दास चाहिए थे। इसकी वजह से उन्होंने वहाँ से अफ्रीका से वो दास पकड़ के लाते थे और यहाँ उनसे वो काम, यहाँ के खानों में काम। तो एक तरह से ये काला पक्ष भी है इस पूरी अभियान का। किस तरह से हम देखेंगे कि परिणाम निकले, बड़े घातक परिणाम निकले, वहाँ की जो मूल संस्कृतियाँ थी उनके लिए बड़े ही घातक परिणाम यहाँ निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये पृष्ठभूमि और निरंतरता की मैं आपको बता चुका हूँ, सारी बातें हम देख चुके हैं कि पुनर्जागरण के नाम से आगे जो हम काल पढ़ सकते हैं कि ये जो एक खास बात आपको ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो पूरा जो अध्याय है उसमें आपको कम से कम ये जो मानचित्र है इसका आपको ध्यान रखना है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो मानचित्र दिया गया है वो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ये हिस्सा आपको याद रखना है। ये जो हिस्सा है ये आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, आपको वहाँ से भी अध्ययन करना है दोस्तों, क्योंकि जब हम भौगोलिक खोजों की बात करते हैं तो इसमें अपने आप में भूगोल शामिल है। तो आपको एक मानचित्र अवश्य लेके बैठना है अपने पास, जिसमें विश्व का मानचित्र मान लेते हैं। उसमें ये मान के चलेंगे कि एक तरफ यूरोप का होना चाहिए और एक तरफ आपके उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप होने, यानी अटलांटिक महासागर वाला जो हिस्सा है वो आपके पास जरूर होना चाहिए और मुख्य रूप से उसमें यूरोप का मानचित्र होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास उसमें अफ्रीका का मानचित्र होना चाहिए। कुल मिलाकर विश्व का वो हिस्सा आपको लेना है जिसमें यूरोप दिखे, अफ्रीका महाद्वीप दिखे और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिखे। तो ये मानचित्र आपको अपने साथ हमेशा रखना है अगर इस अध्याय का अध्ययन करना है, क्योंकि ये जो पूरा अध्याय है भौगोलिक खोजों पर निर्भर है। तो यहाँ से आपको अच्छी तरह से हर चीज़ जो तथ्य हैं वो आपको आसानी से स्पष्ट भी हो जाएंगे और आपके दिमाग में एक कहानी सी बनती चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों इतिहास जो है वो किस्से कहानियों जैसा होता है और ज़रूरी भी है उसे उस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। इसीलिए
यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो मानचित्र है ये आपको अपने साथ हमेशा रखना है। तो दोस्तों यहाँ हम एक मानचित्र आपको दिखा रहे हैं। इस मानचित्र में आपको ढंग से याद रखना है कि कौन सा जो है मानचित्र में किन किन जगहों का आपको ध्यान रखना है। एक तो कैरेबियन जो द्वीप समूह है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये जो मुख्य रूप से हम 3 साम्राज्यों की बात भी हम करेंगे, उन साम्राज्यों को किस प्रकार से खत्म किया गया स्पेन और जो पुर्तगाल के जो आक्रमण हुए उन पर। जैसे एज़टेक साम्राज्य की हम बात करेंगे, माया संस्कृति की हम बात करेंगे, और इंका जो साम्राज्य था उसकी हम बात करेंगे। इन तीनों साम्राज्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये तीनों साम्राज्य जो उस समय के बड़े साम्राज्य थे वो किस तरह से नष्ट कर दिए गए, किस तरह से उन पर आक्रमण किया गया। इसके अलावा जो ये कैरेबियन द्वीप सागर है, कैरेबियन द्वीप है, यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें जो मूल संस्कृतियाँ थी उनको किस प्रकार से, वो संस्कृतियाँ किस प्रकार से प्रभावित हुई थी स्पेन और पुर्तगाल के आक्रमण यानी यूरोपीय देशों के आक्रमण से, उन पर क्या असर पड़ा था। और दोस्तों जो हम बता चुके हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम, सबसे घातक परिणाम जो निकला पूरे विश्व इतिहास का, अगर हम कोई सबसे शाह पक्ष मानते हैं तो वो यही है कि दास व्यापार। इन भौगोलिक खोजों ने हालांकि बहुत कुछ दिया दुनिया को, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान, एक सबसे बड़ा जो कमी जो इसकी थी वो यही थी कि इसकी वजह से दास व्यापार शुरू हुआ था, यानी कि लोगों के साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार किया गया था इस पूरी भौगोलिक खोजों के दौरान यूरोपीय देशों के द्वारा। अब देख लेते हैं दोस्तों कि हम कौन कौन से मुख्य बिंदुओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो अध्ययन के प्रमुख बिंदु आपको जरूर याद होने चाहिए कि हम सबसे पहले जब आप अध्याय शुरू करें तो आप एक अध्ययन के बिंदु लेकर जरूर रख लें अपने पास। अपनी जो नोटबुक है, आपकी जो कॉपी होती है, उसमें अध्याय के प्रमुख बिंदु नोट कर लें और उसके हिसाब से ही आप पूरा अध्ययन करें, क्योंकि सिलेबस के अनुसार, आपको पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपना पूरा अध्ययन केंद्रित रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा अध्ययन का बिंदु रहेगा वो है कैरेबियन द्वीप समूह और जो ब्राज़ील के जन समुदाय है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से इनकी केवल एक तरह से ये मानेंगे कि इनकी सामाजिक जानकारी, इनकी राजनीति और इनके धर्म और इनकी अर्थव्यवस्था की जानकारी हम लेंगे, और बाद में क्योंकि इनका जो संघर्ष होता है पुर्तगालियों स्पेनियों के साथ, स्पेन के साथ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये हमें उसमें मदद करेंगे। तो कैरेबियन द्वीप समूह में जहाँ की अरावाकी लुकायो समुदाय रहता था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और किस प्रकार से वो एक शांतिप्रिय समुदाय था और किस तरह से वो एक सामान्य समुदाय था, और उन्होंने किस तरह से जब स्पेन वासी वहाँ पर आए तो उनका स्वागत किया था, लेकिन किस प्रकार स्पेन के आ जाने से या यूरोपीय देशों के आ जाने से इनकी पूरी जीवन शैली जो थी बर्बाद हो गई थी और ये जो जनसंख्या थी काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी थी। तो कैरेबियन द्वीप समूह में रहने वाले अरावाकी लुकायो समुदाय की बात करेंगे। इसके अलावा ब्राज़ील के जो जन समुदाय थे, विशेषकर तुपिनामा जो जन समुदाय था, उसके बारे में हम अध्ययन करें। तो इन दोनों का अध्ययन करेंगे जो कि कुल मिला के ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के जैसे हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य और दक्षिण अमेरिकी राज्य व्यवस्थाओं के बारे में, यानी एक तरह से ये साम्राज्य थे। यहाँ तो छोटी अर्थव्यवस्थाएं थी वो, लेकिन और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं थी, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे शहरी सभ्यताओं की, बड़े बड़े साम्राज्यों की बात करेंगे इस दूसरे भाग में, जिसमें मध्य और दक्षिण, जिनका अभी हमने मानचित्र में उल्लेख किया था। यहाँ पर हम मध्य और दक्षिण अमेरिका की जो बड़ी राज्य व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में, जिसमें हम मुख्य रूप से एज़टेक साम्राज्य को शामिल करेंगे, इसमें हम माया साम्राज्य को शामिल करेंगे, और इंका की जो नगरी सभ्यताएं थी उनको हम शामिल करेंगे। तो ये दो का हम एक तरह से सामान्य जानकारी के तौर पे अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार की, यहाँ भी हम देखेंगे कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, उनका समाज किस प्रकार का था, उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, और उनकी जो सभ्यता थी वो, उनकी जो वास्तुकला थी वो किस प्रकार की थी। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोप वासियों की खोज यात्राएं। इन दोनों के बारे में बढ़ने का, क्योंकि ये यूरोप वासियों की जो खोज यात्राएं थी, मुख्य रूप से यहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा अमेरिका महाद्वीप में जो यूरोप वासियों ने अपनी खोज यात्राएं की। तो इस पूरी यूरोप वासियों की जो खोज यात्राएं थी और इसमें किस प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस का जो योगदान है पूरा, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्योंकि कोलंबस ही अमेरिका महाद्वीप की खोज करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि वो शुरू में जब गए थे तो उन्होंने एक तरह से वो पश्चिम दिशा से जाकर पूर्व की खोज करना चाहते थे, यानी कि वो कुल मिला के भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें जो हिस्सा मिला उसे बाद में अमेरिका के नाम से जाना। हालांकि कोलंबस जब पहुंचे थे तो उन्हें लगा कि उन्होंने भारत की खोज की है, लेकिन वो बाद में पता चला कि एक नई दुनिया है, यानी कि दुनिया के जो पुरानी दुनिया से हमारा आशय यहाँ पर यूरोप के देश या जो पहले से थे वो, और नई दुनिया का आशय हमारा यहाँ अमेरिका महाद्वीप से है। तो अमेरिका महाद्वीप की जो खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्रिस्टोफर कोलंबस की है। हमने कहा वो एक युगांतरकारी नाविक माने जाते हैं पूरे इतिहास में। तो किस प्रकार नई दुनिया की खोज का अभियान क्रिस्टोफर कोलंबस के नेतृत्व में चलाया गया, उसकी कहानी जो है पूरी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे अटलांटिक पारगमन, इन किस प्रकार जो अटलांटिक को पार किया गया, किस प्रकार हम देखेंगे कि भौगोलिक खोजों के युग से पहले जो अटलांटिक महासागर था एक बाधा बना हुआ था, लेकिन जैसे ही भौगोलिक खोजों की शुरुआत हुई, जैसे ही नाविक वहां जाने लगे, तो अटलांटिक महासागर जो था वो अपने आप में बाधा नहीं रहा, ना ही वो कोई अंत का बिंदु रहा, बल्कि वो अपने आप एक पुल का काम उसने किया दो संस्कृतियों को जोड़ने के लिए, या यूरोपीय देशों को वहां पहुंचने के लिए उसने पुल का काम किया था। तो अटलांटिक महासागर को पार करने की जो पूरी कहानी है, उसके आखिर क्या कारण थे,
किस प्रकार से वो अटलांटिक महासागर को क्यों पार किया गया, उसके बारे में हम इस भाग में बात करेंगे। चौथे बिंदु में हम यह अध्ययन करेंगे कि अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई, अमेरिका के अंदर स्पेन का जो साम्राज्य था उसकी स्थापना किस प्रकार से हुई, और उसके जो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार कोर्टेस ने एज़टेक लोगों को वहां पराजित किया और मैक्सिको पर उसने अधिकार कर लिया। कोर्टेस जो था वो स्पेन का नाविक था और सेनापति था, उसने किस प्रकार एज़टेक साम्राज्य को खत्म किया और मैक्सिको पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे यही जो स्पेन का नागरिक है पिजारो, किस प्रकार पिजारो ने इंका लोगों को, यानी जो पेरू का जो इंका लोग थे, इंका जो साम्राज्य था उसको समाप्त किया और उस पर किस प्रकार स्पेन का साम्राज्य वहां पर स्थापित किया। इसके बाद हम देखें कैब्राल ने किस प्रकार ब्राजील पर, कैब्राल जो थे वो थे पुर्तगाल के, पुर्तगाल के जो नाविक हैं कैब्राल, उन्होंने किस प्रकार अधिकार किया ब्राजील पर और किस प्रकार उन्होंने वहां पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की। और इसके अंत में, सबसे अंत में हम ये अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार ये विजय, इन विजयों से, इन उपनिवेशवादी नीतियों से किस प्रकार पूरे विश्व का जो इतिहास था वो प्रभावित हुआ था, और किस प्रकार हम देखेंगे कि वो एक दास व्यापार जो शुरू हुआ, जो इतिहास का सबसे काला पक्ष माना जाता है, वो इन सब वजहों से शुरू हुआ। तो अंत में हम इसके परिणामों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के इस भाग में, भाग 1 में हमने आपको इस पूरे अध्याय के एक सामान्य परिचय दिया है और ये देखा है कि हम किन किन बातों का इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। आगे की जो भाग हैं उनमें हम बात करेंगे अरावाकी समुदाय का, यानी कि मध्य अमेरिका के अंदर जो कैरिबियन द्वीप समूह में जो समुदाय थे उनके बारे में, और एज़टेक संस्कृति और माया संस्कृति और इंका सभ्यता, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।